फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 11 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्र में भाषा की वाक्य विशेषताएं, सेकंड है देश अथवा राज्य की भाषा, थर्ड है क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, और फोर्थ है क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत किसी एक छोटे क्षेत्र के अंतर्गत जो लोगों की बोली जाने वाली भाषा है या फिर कह सकते हैं कि वाक्य विशेषताएं हैं, उसे ही हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, सेकंड है संकेत भाषा का व्याकरण है, थर्ड है संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है, फोर्थ है संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। जो संकेत भाषाएं होती हैं उनका भी एक व्याकरण होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है स्वाभाविक तथा अवचेतन, सेकंड है सुविचारित तथा चेतन, थर्ड है स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों, और फोर्थ है जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। जो भाषा का सीखना है वो सुविचारित होता है, विचार करके होता है, साथ ही चेतना के साथ होता है। अचेतन स्थिति में तो भाषा अर्जन होता है, जबकि भाषा जो सीखना होता है वह चेतना के साथ होता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्यवस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना, सेकंड है शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, थर्ड है कक्ष में निर्देश की माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग नहीं करने देना, और फोर्थ है बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना। तो देखिए, बहुभाषिकता जो है उसका सही मतलब क्या है कि विद्यार्थियों की भाषाओं को शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग करना। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है यह भारत की राष्ट्रभाषा है, सेकंड है यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, थर्ड है यह भारत की राजभाषा है, और फोर्थ है यह भारत की सह राज्य भाषा है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी जो है वो भारत की राज्य भाषा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है पत्रकारिता से एक कार्टून, सेकंड है समाचार पत्र में एक विज्ञापन, थर्ड है पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, और फोर्थ है प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी लघु कथा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। पाठ्य पुस्तक में लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा गया निबंध जो है उसे हम प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्योंकि यह हमेशा अपडेट होता है, जो भी प्रामाणिक सामग्रियां होती हैं वो हमेशा अपडेट होते रहता है। इससे में बच्चों में रचनात्मकता बढ़नी चाहिए। प्रेमचंद्र का कहानी से उसमें रचनात्मकता, कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है, लेकिन कोविड-19 पर या फिर किसी भी विषय पर निबंध उसका कल्पना शक्ति, रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे सकता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। वह क्या कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट है अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, सेकंड है अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, थर्ड है उनके लेखन कौशलों को पुनर्बलन दे रही है, और फोर्थ है उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे रही है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। वो अपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को उप विषय वस्तु, उप का मतलब छोटा होता है, यानी छोटे रूप से उसका निर्माण करने के लिए कह रही है, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है उसको छोटे रूप में अपने हिसाब से अपने विचारों को लिख दें। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए,
सेकंड है साहित्यिक पठन सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे के लिए होती है। थर्ड है साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। हम किसी भी साहित्यिक पाठ्य सामग्री का व्याकरण पढ़ने के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए यही हमारा कथन गलत है। और क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रवि समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पंक्तियों के बीच पठन, सेकंड है पंक्तियों से परे का पठन, थर्ड है बारीकी से पढ़ना और फोर्थ है सरसरी तौर पर पढ़ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। इसे हम क्या कहेंगे? सरसरी तौर पर पढ़ना। वो बारीकी से उसका पठन नहीं कर रहा है, उस पर विचार जानना चाहता है वो, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सक्रिय शब्द भंडार, सेकंड है निष्क्रिय शब्द भंडार, थर्ड है श्रवण शब्द भंडार और फोर्थ है पठन शब्द भंडार। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि वो पढ़ते समय उस शब्द को पहचानती तो है लेकिन खुद से जब वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रही है तो वो उसके लिए क्या हुआ? निष्क्रिय हुआ, इसलिए निष्क्रिय शब्द भंडार इसे हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधारभूत अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कौशल डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, सेकंड है उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, थर्ड है अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और फोर्थ है विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। इसे आधारभूत अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कौशल का मतलब क्या होता है? यही जो बातचीत, जो वार्तालाप हम लोग वर्तमान में बातचीत करते हैं, जो बोलचाल की भाषा होती है उसे ही आधारभूत यानी क्या है? वो आधार है, बेस है। अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कौशल यानी संप्रेषण मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, यही कौशल है, स्किल है। इसमें क्या होता है कि इसको विकसित करने के लिए बच्चे में 6 माह से लेकर 2 साल तक का समय लगता है, यानी तब तक 2 वर्ष तक बच्चा थोड़ा बहुत अपनी भाव भंगिमाओं के साथ ही साथ साथ संकेतों के माध्यम से अपने एक्सप्रेशन के थ्रू लोगों तक अपना बात पहुंचाने लगता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। और इस तरीके के प्रश्न में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा का वर्तमान में प्रयोग करना यानी जिस भाषा का हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? आधारभूत अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कौशल है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्पाद उपागम, सेकंड है प्रक्रिया उपागम, थर्ड है संप्रेषणात्मक उपागम और फोर्थ है कोश विषयक उपागम। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। प्रक्रिया उपागम के बहुत सारे चरण होते हैं और इसे ही हम लोग कहते हैं लिखने के द्वारा लिखना सीखना, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत के शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है विषय ज्ञान, सेकंड है कार्य विधिक ज्ञान, फोर्थ है प्रक्रिया ज्ञान और थर्ड है प्रक्रिया ज्ञान और फोर्थ है घोषणात्मक ज्ञान। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, घोषणात्मक ज्ञान। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है। देखिए व्याकरण सिखाने में सबसे पहले इसमें व्याकरण का नियम बताया जाता है, एक तौर पर बताएं तो निर्देश के माध्यम से बताया जाता है, निर्देश दिया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थी जो है वो भाषा के लिए संरचना का विकास कर लें, यानी पैटर्न जान लें कि जो भी चीज हमने व्याकरण का नियम सीखा है उसका प्रयोग वाक्यों में कैसे करना है, शब्दों में कैसे करना है, बातचीत के दौरान कैसे करना है। तो यही हमारा घोषणात्मक ज्ञान हो जाता है और इससे पिछली बार कई प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लें, अच्छे से समझ लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है,
सेकेंड है शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं। थर्ड है शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले में अभिनय करते हैं। और फोर्थ है शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है निवेश की। ये निवेश जो है वो आपका जो स्टीफन क्रेसन का बोधगम्य निवेश है उससे अलग है, क्योंकि इसमें बोधगम्य शब्द कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ये केवल निवेश है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। यह जो प्रश्न था वो माइकल लॉन्ग नाम के एक विचारक थे जिन्होंने भाषा सीखने पर अपना विचार दिया था, इससे संबंधित है। इसमें आपको बहुत ज्यादा इनका थ्योरी नहीं जानना है, बस इतना ही समझिए कि निवेश में क्या होता है कि प्रस्तुत भाषा को ग्रहण करते हैं, यानी भाषा सीखने का ही एक सिद्धांत है और इसमें समूह में काम करने पर बल दिया जाता है। अगर कहीं भी बोधगम्य निवेश दिखे तो आप लोग प्रश्न समझिएगा कि वो स्टीफन क्रेसन से है, लेकिन अगर केवल निवेश है वो भी भाषा यानी जैसे हिंदी संस्कृत पेडागोजी के अंतर्गत यह प्रश्न है, तो उसमें आपको समझना है कि यह माइकल लॉन्ग का जो थ्योरी है उससे लिया गया है और इसमें ज्यादा जोर दिया जाना है कि बच्चे समूह में कार्य कर रहे हो, समूह में सीख रहे हो। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि, सेकंड है ध्वनि की तरंग लंबाई, थर्ड है प्रथम भाषा का हस्तक्षेप और फोर्थ है त्रुटि शुद्धि। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, ध्वनि की तरंग लंबाई। हम भाषा शिक्षा में कहाँ पढ़ते हैं, यह तो विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 11 जनवरी को पूछे गए थे और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।